हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज अरोड़ा, प्रिंसिपल कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग, और आज हम समझेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। सर, आप हमें बताइए कि किसी भी पेशेंट को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पड़ती है? राइट। फॉर द जनरल अवेयरनेस आई वुड लाइक टू से कि जब कभी हमारी किडनी परमानेंट फेलियर में जाती है, चाहे वो यंग पेशेंट हो या बुजुर्ग पेशेंट हो, कारण उसका कुछ भी रहा हो, लेकिन जब हम ये मानते हैं कि वो रिवर्सिबिलिटी स्टेट पे नहीं है, अब उन्हें परमानेंट डायलिसिस की ज़रूरत है बिकॉज दे हैव रीच टू एंड स्टेज रीनल डिजीज, तब उसके पास दो ही ऑप्शंस होती हैं कि आइदर ही कैन गो फॉर अ लॉन्ग टर्म डायलिसिस लाइफ लॉन्ग, वेदर इट कैन बी हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें हम पेट में एक कैथेटर डालते हैं और उसके थ्रू वो घर पे डायलिसिस करते रहते हैं, या फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं, जिसे किडनी या गुर्दा प्रत्यारोपण की हिंदी में कहा जाता है। दैट वी कैटेगराइज कि द नीड वी डिसाइड वेन एवर देर इज एंड स्टेज रीनल डिजीज। विद दिस टू ऑप्शंस आई डेफिनेटली गो कि ट्रांसप्लांट पेशेंट दे हैव अ डेफिनेटली बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ वी कंपेयर बोथ द ऑप्शन, बिकॉज अब उसके पास दो ही ऑप्शन है कि किडनी काम ही नहीं करेगी, तो किडनी का काम या तो हम डायलिसिस से ले सकते हैं या ट्रांसप्लांट से। बट डेफिनेटली मैनी स्टडीज हैव प्रूवन नाउ एंड देन कि ट्रांसप्लांट पेशेंट की लाइफ क्वालिटी को आप डायलिसिस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते। डेफिनेटली दे हैव एज ओवर द डायलिसिस पेशेंट्स, वेदर इट इज पेरिटोनियल और इट्स हीमोडायलिसिस। तो ये पेशेंट्स हैं जिन्हें हमें ये ऑप्शंस की तरफ सोचना पड़ता है कि या डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। ओके। और कितना किडनी ट्रांसप्लांट कितना सेफ है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी किडनी स्वस्थ है तो आपको ना ट्रांसप्लांट चाहिए ना डायलिसिस चाहिए, वो बेस्ट सिनेरियो है। अब जब एक पेशेंट इस सिचुएशन में है तो उसको यही सोचना होता है कि भाई मैं अब ट्रांसप्लांट के लिए तरफ जाऊँ या डायलिसिस, एंड देयर आर मैनी फैक्ट्स एंड मैनी मिथ्स, बहुत सारी सच्ची बातें और बहुत सारी बनी हुई, तो उसको कैटेगराइज करना या सच बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। The transplant in our country as well as pan in all over world is one of the successful transplant. अगर हम जितने अंगों के ट्रांसप्लांट की बात करें उसमें one of the successful transplant is kidney transplant. कहाँ हम कभी कई साल पहले 50% इसका सक्सेस रेट कहते थे और आज हम आते 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 90 to 95% सक्सेस रेट कह पाते हैं। किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में अगर 90 to 95% सक्सेस रेट है तो डेफिनेटली उसकी सेफ्टी मार्जिन कितना ज़्यादा है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है कि हाउ लॉन्ग द किडनी कैन लास्ट। दैट इज़ अ वेरी यूजुअल क्वेश्चन वी आस्क कि एक बार किडनी ट्रांसप्लांट हो गया तो क्या पूरी लाइफ चलेगी। इन एवरेज अगर हम देखें, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट, एक कि किसी लिविंग डोनर से हमने किडनी ली और पेशेंट में डाली, और दूसरा है कि कैडेवरिक मीन्स कोई ब्रेन डेड पेशेंट था जिसको वो एडमिटेड था, उसकी जब डिसाइड किया फैमिली ने कि हम डोनेट करना चाहते हैं और उसकी किडनी ली और हमने हमारे एंड स्टेज पेशेंट में उनको डाला। Now if we compare these two, there is a hardly 10% of difference between the graft survival, graft मतलब kidney survival. So definitely living donor transplant is a better option. लेकिन cadaveric donor transplant is also not a bad option because वहाँ पर donor हमें नहीं चाहिए। एक किडनी आपको मिलके पूरी लाइफ चेंज कर रही है, अगर उसका परसेंट ऑफ सर्वाइवल ऑफ ग्राफ्ट मतलब किडनी की लाइफ, पेशेंट की लाइफ उतनी ही चलती है जितनी है, हम किडनी की लाइफ की बात कर रहे हैं, दैट इज वी कैन ऑप्ट फॉर इट। सेकेंडली लिविंग डोनर में देखा गया कि एवरेज लाइफ ऑफ किडनीज 10 से 12 साल, बट हमने 15 साल 18 साल भी देखा कि पेशेंट का किडनी बिल्कुल ठीक चल रही थी, पेशेंट बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, तो क्यों दोबारा बदलें। और इन केस उनकी किडनी सपोज ये वाली 10 साल बाद 12 साल बाद फेल हो जाती है, तो ये 12 साल उसने बिल्कुल वैसे ही जिया जैसे कि उसके अपने ब्रदर सिस्टर जीते थे, बट ही वॉज एज नॉर्मल एज गुड, ना डायलिसिस ना हॉस्पिटल विजिट्स फ्रीक्वेंट, एंड इट वॉज अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। After 10, 15 years or 12 years or 10 years, he can again opt for a second transplant. Then again he has an option कि वो कौन डोनर मिलता है, फिर उसके 10, 20, 15, 12 साल ऐसे निकल गए, तो ऐसे करते करते डेफिनेटली his quality of life will be far ahead. तो इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट I will say is the safest transplantation, but it is a surgical procedure. Right. So some risk of surgery will definitely be involved in all surgeries. वो हम अपना गॉल स्टोन भी निकलवाते हैं और गॉल ब्लैडर निकालते हैं तो उसके सर्जिकल रिस्क भी बताए जाते हैं। ऐसे ही जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो उसके सर्जिकल रिस्क भी हैं, तो हमें अपनाने पड़ते हैं, बिकॉज हमें डायलिसिस वर्सेस ट्रांसप्लांट में ऑप्ट करना है कि हमें बेटर की तरफ कैसे जाना है। दैट इज हाउ वन शुड टेक द डिसीजन। That's very informative, sir. Who all the patients who can opt for that kidney transplant? Right. I think all the patients of having end stage renal disease जिनकी किडनी परमानेंट फेलियर में आ गई है, they all can opt for kidney transplant. दो चीज़ें इसमें बहुत अनिवार्य हैं, एक उसके शरीर में उस समय पे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए,
दूसरा उस समय उन्हें कोई कैंसर नहीं होना चाहिए। अगर एक्टिव मैलिग्नेंसी है या इन्फेक्शन है तो देन द रिजल्ट ऑफ ट्रांसप्लांट विल बी बैड, बिकॉज ये डिजीज उनकी वर्सन कर जाएगी। सेकेंड लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर किस एज तक ट्रांसप्लांट ऑप्ट करना चाहिए। देयर इज नो एज लिमिट फॉर ट्रांसप्लांट। जिसे किडनी लेनी है वो किसी भी एज का हो सकता है और वो किडनी ट्रांसप्लांट को ऑप्ट कर सकता है। इवन ए 70-year-old person has a right to choose how he wants to live. He wants to be free of dialysis, he wants to enjoy all the quality with the transplant, or he wants the thrice a week dialysis, going to hospital and live there. So age is no criteria. But these are important aspects: the infections, the malignancies, and the overall state. अगर वो डायलिसिस में आता हुआ स्वस्थ आदमी है तो वो ट्रांसप्लांट के बाद भी स्वस्थ ही रहता है। अगर वो डिजीज स्टेट में है जो हमने पहले डायग्नोज नहीं करी तो वो डिजीज सारी की सारी ट्रांसप्लांट के बाद फ्लेयर अप कर जाती है। तो उसे पहले डायग्नोज कर लें, राइट टाइम चूज करें तो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली होता है। राइट सर। सो हु कैन बी द डोनर? राइट, जैसे हमने पहले बात करी, वन इज द कैडेवरिक डोनर, ऑल ब्रेन डेड पीपल, इफ दे वांट टू, देयर इज अ बीटिंग हार्ट, देयर इज अ नॉन बीटिंग हार्ट, बट दैट इज अ वेरी डीप स्टडी, बट दे ऑल कैन डोनेट वन दैट। बट उसमें फैमिली के इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली के अपने इमोशंस, अपनी थिंकिंग कि हम एक से कितनों का भला करना चाहते हैं, दैट इज इन्वॉल्व। एक है लिविंग डोनर। लिविंग डोनर की बात करें तो 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, वेदर मेल और वेदर फीमेल, कैन डोनेट द किडनीज। यूजली एज लिमिट कुछ कंट्रीज में 60 है, कुछ में 65 माना गया, किसी में अप टू, मतलब दैट इज द ऑप्टिमम एज वी थिंक कि अप टू 65 ईयर्स एज इज फाइन। बट पीपल हैव टेकन किडनीज फ्रॉम 70 ईयर ऑल्सो, है ना। बट इफ यू आर फिट, द फिटनेस ऑफ डोनर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ फिट ही इज। एंड देन डेफिनेटली इफ वी से इफ इट्स एन एजेड डोनर, then definitely his kidneys will not work the same as of a 30-year, we cannot match it. तो जो रिजल्ट आएंगे, जो हमारा क्रिटिन लेवल आएगा, इट मे नॉट बी पॉइंटेड, वो हो सकता है 1.5 पे रुके, 1.7 पे रुके, हो सकता है इस किडनी की लाइफ स्पैन कम हो। बट डायलिसिस और अगर उससे कंपेयर करें तो डेफिनेटली स्टिल इट इज अ बेटर चॉइस। तो द डोनर क्राइटेरिया इज, वन इज द आइडियल डोनर, एंड अदर इज कि जो मार्जिनल डोनर्स हैं जिनमें कुछ चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर है या एजेड हैं, बट वो स्टिल दे वांट टू डोनेट, तो दे कैन बी टेकन अप विद द रिस्क असेसमेंट एंड विद देयर हेल्थ एट दैट प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम कि जब वो डोनेट करना चाहे। दैट इज हाउ ऑल दे कैन डोनेट। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन दे सकता है घर का सदस्य। तो इसमें जो भी क्लोज रिलेटिव होता है, दे ऑल कैन डोनेट, है ना। घर से रिलेटेड, एंड नाउ देयर आर मैकेनिज्म, देयर आर मेथड्स, देयर आर टेक्नोलॉजीज विद द DNA फिंगरप्रिंटिंग, एवरीथिंग वी कैन प्रूव whether they are relatives or not. तो any near relative of the patient, even the spouse, the wife, husband को दे सकती है, husband wife को दे सकते हैं, in-laws दे सकते हैं, हमारे mother-in-law, father-in-law, mother, father, है ना, sister-in-law, तो they all comes under that relatives. Any near relative can donate. They can be potential donors. सर, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद पेशेंट की लाइफ कैसी होती है? राइट, सबसे पहली बात, पहले 8 दिन जब वो अस्पताल में बिताता है, उसे यूरिन आने लगता है, फिर उसका क्रिटिन कम आने लगता है, तो उसको अलग खुशी आती है कि ये लाइफ चेंज, वहीं से उसे महसूस होने लग जाता है कि मेरी आज डायलिसिस नहीं हुई, अब 8 दिन से आई एम हैविंग ए डिफरेंट लाइफ। जब हम उसे घर भेजते हैं तो हम उसे समझाते हैं, बहुत सारे मिथ होते हैं लोगों के कि यहाँ नहीं जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा, ऐसा नहीं करेगा, बट द रियल पार्ट इज दैट फॉर फर्स्ट 3 months he has to be at home with a good clean environment. There is nothing special precautions which is required. जैसे आपको और मुझे साफ रहने की ज़रूरत है, हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट को भी साफ रहने की ज़रूरत है। घर की सफाई आपके लिए ज़रूरी है, घर की सफाई पेशेंट के लिए ज़रूरी है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना हमारे लिए ज़रूरी है, वो उसके लिए भी ज़रूरी है। और अब उसे हॉस्पिटल आके डायलिसिस नहीं कराना है, दैट इज़ अ लिबर्टी ही गेट्स। फूड में ही कैन ईट एनीथिंग एक्सेप्ट कि डायबिटिक है तो डायबिटिक डाइट लेगा, बीपी का पेशेंट है तो नमक कम लेगा। फैटी मिल सबके लिए ख़राब है, क्योंकि हम उसे बोलते हैं बाद में दौड़ना भी और सैर भी करनी है, तो फैटी मिल सबके लिए ख़राब है। बट कुछ भी फ्रेश फूड जो बना वो खा सकता है, स्टेल फूड छोड़ के, वो आपकी और मेरी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ट्रांसप्लांट को पेशेंट को हम एक्स्ट्रा एडवाइस में डालते हैं कि आप कुछ भी स्टेल नहीं खाएंगे, आउटसाइड फूड नहीं खाएंगे, एनीथिंग। तो दिस लिबर्टी उसके लिए एक नई ज़िंदगी की तरह काम करती है कि अरे वाह, इतनी सब लिबर्टी, ये सब मैं बिल्कुल डायलिसिस में नहीं कर पाता था, जो मुझे बोला जा रहा है एज ए नॉर्मल पर्सन रहो, नॉर्मल की तरह रहो। तो डेफिनेटली ही फील्स दैट ही हैज़ गॉट न्यू लाइफ। फिर हम उसे बोलते हैं कि शुरू के महीना इंपॉर्टेंट है, फिर 3 महीने बाद हम उसे बोलते हैं कि आप बाहर निकलिए, अपने काम पे जाइए, बट सोशल डिस्टेंसिंग वो अब हम सबके लिए ज़रूरी हो गया। कोरोना ने हम सबको सिखा दिया, पहले हम सिर्फ ट्रांसप्लांट पेशेंट को कहते थे, तो आज इतनी सारी चीज़ें लाइफस्टाइल में सबके चेंज होगी कि ट्रांसप्लांट पेशेंट की लाइफ और आसान हो गई है। अब उसको कोल्ड एक्वायर होने के चांस पहले ही कम कर दी, निमोनिया उसे क्यों होगा, बिकॉज एवरीबडी हैज़ लर्न
टू लिबरेट कि नाउ द मास्क इज इम्पोर्टेंट। ये प्रिकॉशंस पहले हम स्पेशली अपने ट्रांसप्लांट पेशेंट तक रेस्ट्रिक्ट करते थे एंड रेस्ट ऑफ द पर्सन यूज्ड टू नो। सो डेफिनेटली ही इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, he can have a good marriage, he has a good married life, he can procure children also, and these all things are important because once as per the age, if a young patient has a kidney failure, he has a right to live a normal life, तो वो ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल वैसे रह पाता है जैसे कि वो एक नॉर्मल सदस्य। डायलिसिस पेशेंट्स हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स विद देयर ऑल दिस, है ना, वेदर मेल और वेदर फीमेल। तो ये लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो उनके लिए बदल जाता है। करियर में आगे जाने की चॉइसेस, कहीं भी जाके वो पढ़ना चाहता है, आफ्टर ट्रांसप्लांट ही इज फ्री टू गो। जो उसकी बंदिश थी कि हफ्ते में 3 दिन उसको 4 घंटे डायलिसिस के लिए आना पड़ेगा, नाउ इट इज नॉट देयर। ही हैज टू कम फॉर अ ओपीडी विजिट, दैट टू फॉर द 5 minutes then go, and that visits also reduces as the kidney transplant the time passes. We don't call them every week or every month, then it depends how the transplant kidney is behaving, and that is how he has to come. So it's a very different world for him altogether. ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि पूरी जिंदगी बदल जाती है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। Yes, definitely yes. So एक किडनी डोनर का क्या होता है सर? राइट, देखिए किडनी जो डोनर है नॉर्मली वो पेशेंट तो है ही नहीं, वो नॉर्मल सदस्य है जो बिल्कुल बढ़िया लाइफ जी रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि एक त्याग करते हैं और किसी अपने घर के एक सदस्य को एक नई जिंदगी देते हैं, तो उसके इस त्याग की रिस्पेक्ट इसलिए भी और उसका ठीक रहना और भी ज़रूरी है बिकॉज वो पेशेंट है ही नहीं कहीं से, तो उसका हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। सेकेंडली ये देखा गया कि जो डोनर है दे हैव अ हेल्दी लाइफ अहेड, तभी इतने किडनी डोनेशंस पॉसिबल हुए हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में, नहीं तो कोई क्यों लेता। कुछ मात्रा में ज़रूरी है कि रिस्क असेसमेंट बिफोर द किडनी डोनेशन ढंग से किया जाए, जो जो उनमें रिस्क फैक्टर मिले तो उनको निगेट कर दिया जाए या उनको ओवरकम किया जाए या उनकी किडनी ना ली जाए। जिसमें रिस्क फैक्टर नहीं मिले एंड दोज हु आर हेल्दी, तो व्हाई नॉट दे हैव अ हेल्दी लाइफ अहेड। स्पेशली इसमें डिपेंड करता है मार्जिनल डोनर्स जो थे या जिनमें ऑलरेडी पहले ब्लड प्रेशर था, ओल्ड एज पेशेंट थे, उन्हें में और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सेकेंडली उनको भी फॉलोअप चाहिए। नॉर्मली डोनर भूल जाता है कि उसे आना नहीं है डॉक्टर को दिखाने, बट हम उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल बताते हैं कि नहीं पहले आप इतने इतने दिन पे आएंगे, फिर इतने महीने पे, और उसके बाद साल पे कराना है। वो कराते रहिए और तब तक आते रहिए। ये देखा गया कि कुछ डोनर्स में 5-7 साल बाद कुछ प्रोटीन लीकिंग होता है विच शुड बी लुक्ड एंड कैन बी मैनेज्ड। कुछ पेशेंट में देखा गया आगे चल के कई सालों बाद ब्लड प्रेशर हो सकता है, फिर उनकी सिंगल किडनी है तो उनको बीपी का इलाज चाहिए, आप टैबलेट्स दें वो फाइन रहेंगे। अब उनकी किडनी पे अगर कभी दबाव आता है तो डेफिनेटली उनकी सिंगल किडनी है, तो उनको बचाव के कारण हम सब पहले ही समझाते हैं कि पेन किलर्स ना लें बिना हमें बताए, एंटीबायोटिक्स ऐसी ना लें जो किडनी को अफेक्ट कर सकती हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करें, बहुत धूप में जाके डिहाइड्रेट ना हो, कभी भी फीवर है तो ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें कि जिसमें कुछ ऐसा पेन किलर मिला था कि जिसने किडनी को शट डाउन किया। स्टोन है तो जल्दी ट्रीटमेंट लें, बिकॉज एक किडनी के साथ जीने के लिए स्टाइल बदलना पड़ेगा, लेकिन एक किडनी पे पूरी लाइफ अच्छी निकल सकती है अगर वो अर्ली अप्रोच करे और अपना प्रोटोकॉल फॉलो करे। दैट इज़ हाउ वन हैज़ टू लिव। और 5वें दिन हम घर भेज देते हैं पेशेंट, जो डोनर होता है उसे चलते हुए, नॉर्मल खुराक पे, नॉर्मल खाना खाते हुए, विद अ वेरी लिमिटेड मेडिकेशन फॉर 1 week एंड देन ओनली एंटासिड फॉर 1 month इफ पेशेंट रिक्वायर्स। दैट्स इट, दैट इज़ द ओनली ट्रीटमेंट वी गिव। अदरवाइज तो ही हैज़ टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। सिर्फ हैवी वेट हम उसे मना करते हैं कि 2-3 महीने आप हैवी वेट मत उठाइएगा, उसके बाद तो he can live or do all the work which anybody can do. That is how wonderful sir. ट्रांसप्लांट के बाद कुछ मेडिसिन हैं जो हमेशा खानी होती हैं? हाँ, यहीं आके कुदरत के साथ हमें लड़ाई करनी पड़ती है कि ऐसा अगर आपके मदर, आपके फादर भी आपकी किडनी दें, फिर भी बॉडी ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कांटा चुभता है और पस बनती है और निकालने की कोशिश करती है, जबकि वो आपके घर के सदस्य थे। किडनी रिकॉग्नाइज करती है कि मैं ये हमारी नहीं है। जैसे ही हम किडनी प्लेस करते हैं तो बॉडी ट्राई टू रिजेक्ट इट। रिजेक्ट मतलब कि ये मेरी नहीं है, इसे निकालना देना चाहिए। अब इस प्रोसेस को ना हो और आपकी किडनी बढ़िया चलती रहे, वी नीड सम मेडिसिन। तो दैट इज़ अ साइंस। साइंस ने तरक्की करी, मेडिसिन की नॉलेज बढ़ी, धीरे धीरे उनकी डोजेस की समझ आई कि डोजेस उतनी ज़्यादा नहीं, कम से भी काम चलता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट हैज़ हैपेंड इन लास्ट 20-30 years इन किडनी ट्रांसप्लांट। तो दवाई लेकिन ना खानी पड़े ऐसा फॉर्मूला आज भी नहीं हम इजाद कर पाए, आज 30 साल में भी। बट यस, ये समझ बहुत बड़ी कि दवाइयाँ नई आई, उनकी डोजेज जब अफेक्ट की तो डेफिनेटली हमारा रिस्क ऑफ रिजेक्शन एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन दो के बीच में बैलेंस चलता है एक ट्रांसप्लांट पेशेंट का। लाइफ लॉन्ग उसको दवाई ज़रूर खानी पड़ती है, बट उसकी डोज धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे किडनी पुरानी होती जाती है। पहले 3 महीने अलग डोज है, 3 महीने बाद बिल्कुल अलग, साल के बाद तो मिनिमल डोज है। एंड बहुत सारे पेशेंट्स आपको मिलेंगे जो इतने मिनिमल डोज पे इतनी बढ़िया उनका क्रिएटिनिन चलता है, इतनी बढ़िया किडनी चलती है,
तो द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो गोज सडनली डाउन बिकॉज उनकी डोजेज ही बहुत कम थी। तो दैट इज़ एन एक्यूमुलेटिव थिंग। बट येस, लाइफ लॉन्ग उनको दवाई खानी पड़ती है, वो हम बताते हैं कि ज़िंदगी का दूसरा पहलू है, इनके साथ जीना है, बट इसके साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ मच मच बेटर है, राइट। दवाई वो छोड़ेंगे तो किडनी रिजेक्ट हो जाएगी, उसकी अमाउंट कम होता जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो ए ब्लेसिंग कि आपको सारा दिन में बहुत कम मेडिसिन लेनी है एंड यू आर लिविंग ए नॉर्मल लाइफ। तो वो दवाई बहुत ज़रूरी है। एक किडनी ट्रांसप्लांट की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट सर कितनी आती होगी? राइट, आई थिंक किडनी ट्रांसप्लांट हमारे देश में सबसे अच्छी बात है कि इट्स नॉट वेरी कॉस्टली, है ना। आज की डेट में जिस तरह का हमारा इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से आज भी हमें किडनी ट्रांसप्लांट एवरेज 5 लाख में कराते हैं, जिसमें डोनर की सर्जरी, रेसिपिएंट की सर्जरी, उसका 8 दिन का स्टे, उसका 5 दिन का स्टे, उनकी दवाइयाँ सब मिला के, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, सबकी टीम एफर्ट प्लस हॉस्पिटल एक्सपेंसेस मिला के भी उतने में हम दोनों सर्जरीज कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट हम हमें जो डोनर के लिए चाहिए होते हैं तो 60-70 हज़ार के वो टेस्ट होते हैं जो कि ओपीडी बेसिस पे वो कराते हैं। तो इन टोटलिटी हम माने तो अराउंड इतने अमाउंट में हम आराम से ट्रांसप्लांट कर पाते हैं, विच इज़ आई डोंट थिंक हैविंग ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी हाई। सेकेंडली इस अमाउंट को हमें मैच करना होता है कि अगर हम इतने साल डायलिसिस पे रहते और इतने इंजेक्शंस लेते हैं, इतनी हम ट्रीटमेंट लेते हैं, दवाई खाते हैं, उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है ना। तो दिस कॉस्ट रिमेन्स लेसर देन द if we average the dialysis cost. Very true. So we have to compare both. That is how it is there. That is a good part of it. That it is not very very costly. That is beyond the reach of only for the riches. This much money can be afforded. Second, there are various programs, and many of the government hospital has started the kidney transplant programs, where patients who are very poor but want to opt for a kidney transplant, it can be free of cost or at a very minimal cost. So that is the option for them. So definitely cost I think is not a very hindrance. Important is kidney donation. We must discuss on that. कि the kidney donation हमारे country में इसलिए lacking है because of in a cadaveric that there are very emotions, rituals, everything involved कि लोगों को नहीं ऐसा करना चाहते। For the living donor it is important कि बहुत सारे myth involved हैं कि किडनी देने से ऐसा होगा, किडनी देने से वैसा होगा, क्या हम ठीक लाइफ जी पाएंगे, ऐसा तो नहीं, हम घर ही नहीं आ पाएंगे। So these all are the questions of potential donors जो आते हैं। But when they discuss with us, when they ask many questions and we answer them, then we make them have words with the donor जो हमारे किडनी डोनेट कर चुके हैं, हम उनसे बात कराते हैं। जब वो उन्हें कॉन्फिडेंस देते हैं तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होता है, एंड देन ऑन दे फील कंफर्टेबल कि हाँ उतना डर नहीं है जितना हम घर में सोच रहे थे। तो जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक एक्चुअल फैक्ट्स पर नहीं जाएंगे, तब तक हमें रियल नहीं पता चल सकता। दैट इज़ वेयर वी शुड वर्क हार्ड। किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ी हुई जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट भी थी और बहुत हमारे लिए ज्ञानवर्धक भी थी, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट को इतने डिटेल में समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने बहुत सरल शब्दों में इसको बहुत अच्छे से समझाया। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू। एंड आई वांट दैट द जनरल पब्लिक और द किडनी पेशेंट्स और देयर फैमिलीज शुड अंडरस्टैंड कि हाउ दे हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मिथ्स एंड द फैक्ट्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और उनको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से खुल के बात करनी चाहिए, अपने सारे प्रश्न खुल के रखने चाहिए और तब ये डिसीजन लेना चाहिए। एंड दे शुड लीव देयर नेगेटिव पार्ट। मोस्ट कॉमनली वी सी कि उनको हमेशा लगता है कि किडनी ट्रांसप्लांट फेल होगा, ये फेल होगा। अगर ये फेल होता तो 90% सक्सेस रेट कैसे होता। तो आई वॉन्ट टू जस्ट गिव द मैसेज कि गो विद द वर्ड्स, गो विद द रियल फैक्ट्स, है ना। और ये मान के चलें कि पॉजिटिव एटीट्यूड लेके हम उस 90 में आएंगे, हम उस 5 या 10% में क्यों आएंगे जिनकी किडनी नहीं चलती। 90%, 95% is a big figure. Yeah, that is how we have to do. That is why the success rate is there, because वो सब patients ही हैं। Right. तो यही एक सच है जिसको मान के I think the people should take decision and they should work harder to change their quality of life. जी सर, आपकी बात से मुझे एक क्वेश्चन फिर दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि जैसे आपने बोला कि नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना, तो एक पेशेंट को नेफ्रोलॉजिस्ट के पास कब आना चाहिए? राइट, आई थिंक इसके तो बड़े सारे क्राइटेरिया है। एनी पेशेंट हु फाइंड्स कि उसको यूरिन में कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, यूरिन में ब्लड सेल्स आ रहे हैं, यूरिन में पस सेल्स आए जा रहे हैं जो कि नहीं ठीक हो रहे दवाइयों से भी, दे हैव टू शुड अप्रोच नेफ्रोलॉजिस्ट कि भी कारण क्या है जिसकी हम राइटली डायग्नोज कर पाएँ और राइटली उसको ट्रीट कर पाएँ। सेकेंडली, व्हेन द पेशेंट इज लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़, अब उनको प्रोटीन आने लगा, अब उनका क्रिएटिनिन बढ़ने लगा, किडनी पैरामीटर्स जैसे हमने डिस्कस किया था, सिंपल किडनी फंक्शन टेस्ट आपको ब्लड में कराना है, and they find that their creatinine is increasing, it is not in the normal range, they should also consult once. अगर उन्हें लगता है कि हाँ इसके बाद हमारे एक कंसल्टेशन से हमें राह मिल गई और हम फ्रीक्वेंटली ज़्यादा अपने फिजिशियंस के पास जाएँ,
और कभी कभार हम अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बिकॉज किडनी की उनको डायरेक्शन हमसे मिल गई और बाकी डायबिटीज़ बीपी उनके फिजिशियंस मैनेज करते हैं, दैट इज़ फाइन। बट इफ़ दे आर डेवलपिंग ए प्रोग्रेसिव किडनी फेलियर की क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है, यूरिया बढ़ता जा रहा है, प्रोटीन और यूरिया उनका बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली दे शुड बी रेफर्ड और दे शुड अप्रोच ए नेफ्रोलॉजिस्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, रिकरेंट रीनल स्टोन्स हो रहे हैं, देन दे शुड अप्रोच ए नेफ्रोलॉजिस्ट की किडनी के स्टोन बन क्यों रहे हैं बार बार। ऑपरेशन पार्ट लाइज विद द यूरोलॉजिस्ट, तो यूरोलॉजिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट को हैंड इन हैंड, स्टोन निकालेंगे वो, लेकिन बने ना, दैट जॉब्स कम विद द नेफ्रोलॉजिस्ट। ऐसे ही रिकरेंट इन्फेक्शंस हुए जा रहे हैं, यूरिन में एक बार इन्फेक्शन, फिर बार बार इन्फेक्शंस, है ना, एंड देयर इज ओनली एवरी टाइम दे आर टेकिंग एंटीबायोटिक्स, देयर कम्स द रोल ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट, वी मस्ट see why it is happening and then proceed with it. Similarly, I'll say that many of the patients, they have recurrent flank pains, recurrent some problem in the urine, and they never approach any nephrologist. They take just medicine from over the counter, or sometimes the same medicine they keep on repeating, this is a ठीक हो जाएगा, and they end up having damaged kidneys, because neither they got ultrasound, उन्होंने कुछ नहीं किया, बट दवाई दी, उससे ठीक हुए टेम्परेरीली, अगली बार उन्होंने वही दवाई खुद खानी शुरू कर दी कि मैं इसी से ठीक होती हूँ या ठीक होता हूँ, तो अब ना डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है ना कहीं जाने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली दे लेफ्ट दैट पार्ट, डिस्कशन ही नहीं हुआ। तो जब तक वो प्रोसेस बार बार होता है एंड देन जब परमानेंट किडनी डैमेज में जाते हैं, देन दे फील बैड कि यस, ये हमें पहले अप्रोच करना चाहिए था। दीज आर ऑल द पेशेंट्स हु मस्ट अप्रोच नेफ्रोलॉजिस्ट, जिससे हम उन्हें बेटर केयर दे सकते हैं। एंड एनी पेशेंट who has reached end stage renal disease, कि अब उन्हें पता चला कि अब उनकी किडनी परमानेंट काम नहीं कर रही है, चाहे वो यंग है चाहे वो ओल्ड है, दे शुड अप्रोच ए नेफ्रोलॉजिस्ट कि अब हमें डिस्कशन होना चाहिए कि हमें ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है या डायलिसिस की तरफ। वी हैव टू ऑप्ट वन ऑफ द आइदर ऑफ द वन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।